हाय एवरीवन, आपका अपने मोएस्टी क्लासेस में वेलकम है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक तुगलक वंश। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश की पूरी जानकारी दे दी है। आपको घटना चक्र भी अगले क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश सर्वप्रथम इसका टाइम पीरियड कितना है? 1320 से 1414 तक। आपको पता होगा 94 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश कौन था, तो आपको तुगलक वंश ही बताना है। इसके बाद अफगान शासक हुए। इसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक शाह ने। आपको पता होगा इसने खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। इसका मूल नाम गाजी मलिक, जिसका अर्थ है काफिरों का घातक। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1320 से 1325 तक। इसकी माता एक जाट महिला थी। एक इम्पॉर्टेंट बात, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि ग्रहण की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि ग्रहण की। फिर इसने सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान कौन कौन से किए मैं आपको सारे बताता हूँ। सर्वप्रथम ने वारांगन या तेलंगाना का अभियान 1321 से 1323 में किया। अपने पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। जौना खां किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। जौना खां को प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध 2 बार भेजा। पहली बार यह असफल रहता है और दूसरी बार में यह विजय हासिल करता है। फिर इसने तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। फिर इसने दूसरा आक्रमण जाजनगर उड़ीसा में 1324 में किया। भानुदेव द्वितीय को हराया। जाजनगर उड़ीसा के शासक कौन थे? भानुदेव द्वितीय को इसने हराया। फिर इसने तीसरा आक्रमण किया 1324 में उत्तरी बिहार मिथिला के हरिदेव सिंह को हराया। प्रथम शासक जिसने उत्तरी बिहार पर अधिकार किया। आप नोट करते हुए चलिएगा हर चीज़, हर एक पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात है। 1325 में इसने बंगाल अभियान किया। उसी अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। वो अभियान पूरा करके ये लौट रहा था, अफगानपुर रास्ते में पड़ता, वहाँ इसकी विश्राम करने गया तो वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। सर्वाधिक तीव्र डाक व्यवस्था का प्रारंभ। दिल्ली से अगर देवगिरी तक कोई भी पत्र भेजना है तो 48 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे लगते थे इसके शासन में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी डाक व्यवस्था होगी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहर बनवाई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहर बनवाई, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। अब पूछा जाए मैक्सिमम नहर किसने बनवाई, तो आप बताएंगे फिरोज तुगलक को। अलाउद्दीन द्वारा किए गए ग्राम प्रशासन को पुनः जीवित किया। अलाउद्दीन ने ग्राम प्रशासन को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसको पुनः जीवित किया। इसने एक काम अच्छा किया, लगान के अलावा सभी करों की समाप्ति। उसके बाद जो भी कर लेता था उसने इसकी समाप्ति कर दी। पुरानी सड़क तथा नवीन पुलों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। अकाल संहिता का निर्माण किया, यानी अकाल के वक्त जो भी दिक्कतें आएंगी उसका पहले से उसने व्यवस्था कर रखी। अकाल संहिता का निर्माण। निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद एक बड़ा चर्चित विषय है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। निजामुद्दीन औलिया खुसरो खां के समय थे। खुसरो खां के समय आपके गयासुद्दीन तुगलक साहब भी थे। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने खुसरो खां से 5 लाख टन का कर्ज लिया था और उसकी हत्या, खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक कर देते हैं। तो ये बात उसे पता थी कि उन्होंने उससे 5 लाख टन का कर्ज ले रखा है। तो यह जिस समय बंगाल में थे तो सुल्तान ने बंगाल से यह समाचार भेजा कि मेरे दिल्ली से पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। ये क्यों उसने कहा? क्योंकि जब औलिया से कहा गया कि आप रुपए वापस करें तो औलिया ने कहा कि मैंने तो खुसरो खां से लिए हैं, आपको रुपए क्यों वापस करें। उनका भी कहना सही था कि मैंने जिससे कर्ज लिया है जब वो ही नहीं रहा तो आपको मैं किस बात का कर्ज वापस करूँ। तो औलिया लिखते हैं, हुजूर दिल्ली दूरस्थ है। और सच में बाने की ये बात उसकी सत्य साबित हुई। ये दिल्ली पहुंचने से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद औलिया की भी मृत्यु हो जाती है। ये थे मुख्य बात। अब हम बात करते हैं अपने मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MBT लिखेंगे। मूल नाम इसका क्या था? जौना खां। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान अगर आपसे पूछा जाए तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताएंगे। इसकी उपाधि उलूग खां थी, उलूग खां, जिसे वारंगल विजय के बाद प्राप्त हुई। उलूग खां उलेमा वर्ग का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। अब उलेमा वर्ग क्या था? मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है। यह मुस्लिम वर्ग का अमीर वर्ग, मुस्लिमों में अमीर वर्ग का एक समुदाय था उलेमा वर्ग, जो कि उनका राज चलता था। MBT की असफल योजना है। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था, उसने जो भी योजना अच्छी सोची वो उसके अपोजिट हो जाती थी। जैसे दोआब करवृद्धि सोची तो उस समय अकाल पड़ गया, प्लेग नाम बीमारी आ गई। मैं आपको ये बताता हूँ, इसने दोआब में कर वृद्धि 1325 में, क्योंकि दोआब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल उगती है, तो उसने कहा कि दोआब में ज़्यादा कर देंगे कर, और जहाँ पे कम उगती है वहाँ पर हम कर टैक्सेशन कम कर देंगे। तो क्या हुआ, उस समय अकाल पड़ गया, प्लेग नामक महाबीमारी फैल गई। तो इस प्रकार से उसकी पहली दोआब में कर वृद्धि योजना असफल हो जाती है। फिर दूसरी राजधानी परिवर्तन 1327 में, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। 1335 में दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया। राजधानी परिवर्तन के मत सर्वप्रथम बर्नी ने लिखा है कि यह देवगिरी के भौगोलिक महत्व के कारण था, क्योंकि आप भारत के नक्शे में जो देवगिरी था यह मध्य में पड़ता था और वहीं से बैठकर पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। तो बर्नी ने उसे भौगोलिक महत्व के कारण बताया। इब्न बतूता ने बताया है कि दिल्ली निवासियों ने उसे गलत पत्र लिखे थे, जिससे सजा के तौर में उसने राजधानी बदली। गार्डनर ब्राउन, इन्होंने लिखा कि मंगोल आक्रमण के भय के कारण। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब ये मंगोल आक्रमण होता था सर्वप्रथम दिल्ली नज़दीक पड़ता था, तो दिल्ली पे जल्दी अटैक हो सकता था, देवगिरी में थोड़ा आने में टाइम लगता। इस प्रकार उन्हें अपने जो तैयारियां होती थी उसे पूरा करने में समय और मिल सकता था, गार्डनर ब्राउन के अनुसार। तो ये राजधानी परिवर्तन के मत थे कि आखिर राजधानी क्यों परिवर्तित हुई, कैसे परिवर्तित हुई, ये भी उसकी असफल हो जाती है। निष्कर्ष आखिर क्या निकला कि राजधानी परिवर्तन दक्षिण भारत से इस्लामिक संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार, मध्य भाग से शासन के लिए हुआ। MBT ने चिश्ती संत बुरहीन गालिब को जबरदस्ती दक्षिण भारत भेजा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चिश्ती संत बुरहीन गालिब को जबरदस्ती दिल्ली भेजा। तीसरा इसका प्रसिद्ध काम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा की ये दूरदर्शिता से पता था कि ये जो सोना चांदी है इसे सही तरीके से रखा जाए, इसलिए सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर इसने अदली नामक एक तांबे और कांच का सांकेतिक सिक्का जारी किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम विश्व में चीन में 1260 में कुबलई खां ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन विश्व में सर्वप्रथम कुबलई खां ने किया था। उसका नाम चान चाओ कागज की मुद्रा थी। एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। राजमुंदरी अभिलेख आंध्र प्रदेश में इसे दुनिया का खान कहा गया है। लेकिन क्या हुआ, लोग घर में बनाने लगे, तांबे से लेके सिक्के जो थे लोग घर में बनाने लगे, तो इस प्रकार इसकी ये योजना भी असफल हो गई। कि तांबा में तो हर कहीं से मिल जाता है, लोग घर में ही सिक्के बना के अपना काम चालू हो गए। तो इस प्रकार से उसकी अभियान असफल हो गया। फिर एक खुरासान अभियान आया। यह अभियान तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। यह एक दोस्ती का परिणाम था जो कि उसे भुगतना पड़ा। ज़्यादा दोस्ती भी महंगी पड़ जाती है। खुरासान के सुल्तान अबू सईद के विरुद्ध था। इसमें उसने 3,70,000 की सेना एक साल पहले अग्रिम वेतन देके खड़ी कर ली थी अपनी दोस्ती के लिए। परंतु मध्य एशिया में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके कारण खुरासान का अभियान ना हो सका और उसे 3,70,000 सेना खड़ी की थी उसका अग्रिम वेतन देना पड़ा। इस कारण यह अभियान भी उसका असफल हो जाता है। फिर यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू त्यौहार होली मनाना शुरू किया। इसके दरबार में जैन विद्वान जिन पिरुश्री और राज चंद्रशेखर निवास करते थे। इसके समय में संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। विजयनगर तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ था।
इसी के समय संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। अब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा चुका है कि वह सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए, लगभग 22 बार। इसकी मृत्यु 1351 में हो जाती है। हो जाती है। बदायूं लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। कुछ विद्वानों ने MBT को भाग्यहीन तथा आदर्शवादी, बुद्धिमान, मूर्ख कहा है। एल्फिस्टन ने सुल्तान में पागलपन के अंश विद्वान थे, ऐसे कथन किए हैं। कल आपको मैं फिरोज शाह तुगलक और उसके आगे के शासक जो हुए उनके बारे में बताऊंगा। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।